हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। दोस्त सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का अकाउंटिंग का क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें हमारा एक टॉपिक था रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक टॉपिक है हमारा, जिसमें हम पहला पोर्शन ले रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। ये क्लास चल भी रही थी। लास्ट क्लास में अगर हमने बात किया था तो जब हमारा लॉकडाउन से पहले जब हम क्लास में बात कर रहे थे तो ये क्लास चल भी रही थी और कुछ मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए भी थे। 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए भी थे, आपको इसका समरी थोड़ा मैंने लिखवाया भी था। तो ये क्लास जब आप देखोगे तो एक बार ये क्लास को पॉज करके बेटा एक बार वो चीज पढ़ लेना, उसके बाद में हम वापस इस पे आएंगे। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना है तो इसमें कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? रीपेमेंट। यानी प्रेफरेंस शेयर्स का अपने को क्या करना है? रीपेमेंट करना है। और ये जो रीपेमेंट है, प्रेफरेंस शेयर्स का जो रीपेमेंट है, यह रीपेमेंट या तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आपकी जो कैपिटल है उसका रीपेमेंट कर सकते हो, या कैपिटल के साथ में आपको कुछ एडिशनल अमाउंट भी देना पड़ सकता है। और जो कैपिटल के साथ में आपको जो एडिशनल अमाउंट का रीपेमेंट करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम। अच्छा साहब, मुझे एक चीज बताओ, आज की डेट में कंपनीज एक्ट 2013 आप पढ़ ही रहे हैं। आज की डेट में अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स को कितने ईयर्स में हमको रिडीम करना पड़ेगा? यानी मैक्सिमम ईयर्स क्या है रिडेम्पशन के लिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए? 20 ईयर्स, राइट। तो आज की डेट में हम कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम इश्यू करेंगे, आज की डेट में कोई भी बेटा हम अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करेंगे तो उसको 20 इयर्स के अंदर अंदर अपने को रिडीम करना पड़ेगा। तो रिडेम्पशन पीरियड मैक्सिमम कितना है आपका? 20 इयर्स। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी कि रिडेम्पशन से पहले रिडेम्पशन उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स का होगा, रिडेम्पशन उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स का होगा जो फुल्ली पेड होंगे, जो फुल्ली पेड अप होंगे। अगर सपोज करो क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप नहीं है, पार्टली पेड अप है, आपका क्वेश्चन क्या आ गया? प्रेफरेंस शेयर्स को आपको रिडीम करना है और वो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है बेटा? वो पार्टली पेड अप है। कैसे है वो? पार्टली पेड अप है। तो पार्टली पेड अप यदि वो हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको पहले उनको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, उनका फाइनल कॉल हमको लाना पड़ेगा और फाइनल कॉल ड्यू भी करना पड़ेगा और फाइनल कॉल रिसीव भी करना पड़ेगा। फाइनल कॉल ड्यू भी करना पड़ेगा और फाइनल कॉल रिसीव भी करना पड़ेगा। इस तरह से सबसे पहले हमें प्रेफरेंस शेयर्स को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? फुल्ली पेड अप होने के बाद में उसका हम रिडेम्पशन कर सकते हैं, उसका हम रिडेम्पशन कर सकते हैं। अब रिडेम्पशन के समय रीपेमेंट, अगेन मैं बात करता हूं, रीपेमेंट में 2 पॉइंट आ सकते हैं हमारे पास में। रीपेमेंट के लिए हमको अमाउंट चाहिएगा, तो अमाउंट हमें किस किस के लिए चाहिए? अमाउंट हमें किस किस के लिए चाहिए? तो अमाउंट एक तो हमें क्या चाहिए? अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, मान लो प्रेफरेंस शेयर से 10 लाख रुपए के, प्रेफरेंस शेयर से 10 लाख रुपए के, लेकिन आपने यानी आपकी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ये वादा किया हुआ है कि इस 10 लाख की जगह हम आपको 11 लाख देंगे। आपसे आपने लिया तो आपने 10 लाख है, लेकिन आज से 15 साल के बाद में हम वापस आपको कितना देंगे? 11 लाख रुपीस देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 10 लाख रुपए का। कितना है बच्चा? 10 लाख रुपए का। आप रीपेमेंट कितना कर रहे हैं? 11 लाख रुपीस। कितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं? 1 लाख रुपीस आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। दिस 1 लाख रुपीस इज ए प्रीमियम, and this premium is not an income for the company, this premium is a expense for the company, because you are paying the premium to the preference shareholder, you are paying the additional money over and above the nominal value, over and above the face value of the preference share capital which you are going to pay to preference shareholder, and this is called a premium on redemption। अपना कोई भी क्वेश्चन आएगा मोस्टली उसमें प्रीमियम तो होगा ही होगा, ये चंदू मुंदू क्वेश्चंस अपने नहीं आएंगे। हाँ जी, समझ में आया बेटा यहां तक आपको बात? चलिए अब अगर हम आगे बात करें, अब आगे थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं तो यहां पे रिडेम्पशन हो रहा है। रिडेम्पशन 2 चीजों को, यानी 2 चीजों का पेमेंट, रिडेम्पशन में 2 चीजों का पेमेंट। किस किस का? एक तो मुझे किसका पेमेंट करना है? एक तो प्रीमियम का पेमेंट करना है, साथ ही साथ में मुझे किसका पेमेंट करना है? कैपिटल का पेमेंट करना है। तो 2 चीजों का पेमेंट अपने के लिए, 2 चीजों के लिए अमाउंट अपने को चाहिएगा। वी नीड टू अरेंज अमाउंट फॉर 2 थिंग्स। 2 थिंग्स में देखिएगा, अमाउंट नीड टू बी अरेंज्ड फॉर 2 थिंग्स। पहला क्या है? फॉर प्रीमियम, फॉर
प्रीमियम, दिस इज फॉर प्रीमियम। इफ रिडेम्पशन इज ऑन प्रीमियम, अगर रिडेम्पशन क्या है आपका, अगर रिडेम्पशन किस पे है बाबू, प्रीमियम पे है। समझ में आ रही है चीज? अच्छा, और दूसरा किसके लिए चाहिएगा आपको पेमेंट, किसके लिए चाहिएगा, कैपिटल के लिए पेमेंट चाहिएगा। अब ये दोनों जो पेमेंट है, हाउ वी कैन अरेंज, तो कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में तीन ऑप्शन है। इसके लिए हमारे पास में तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या, आप अपने एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व्स जो हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट हैं, ये सारी बातें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिकैप ले रहा हूं। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिकैप ले रहे हैं। तो हमको यहां पे अरेंजमेंट करना है, हमको किसका अरेंजमेंट करना है, यहां पे अमाउंट का अरेंजमेंट करना है। वो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। उसमें पहला, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व्स। आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट जिसमें से मैं डिविडेंड पे कर सकता हूं, ऐसे प्रॉफिट जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा हुआ है, ऐसे प्रॉफिट में से मैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी कर सकता हूं। सो बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व्स, पहला पॉइंट क्या हो गया, बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व्स। समझ में आया बात आपको? अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, अब मुझे बताइए मुझको क्या करना है, मेरे को प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करना है, मेरे को प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करना है, पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मुझे रीपे करना है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मेरे पास में दूसरा ऑप्शन क्या है, सपोज कीजिएगा ये मेरे प्रेफरेंस शेयर्स है, ये मेरे क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इन लोगों को पेमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये नए शेयर्स इश्यू कर दूंगा, मैं ये नए शेयर इश्यू कर दूंगा, इससे जो पैसा आएगा ये पैसा मैं इनको पे कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय इश्यूइंग न्यू शेयर्स, बाय इश्यूइंग न्यू शेयर्स। समझ में आ रही बात? और तीसरा क्या हो सकता है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। थोड़ा मैंने एग्जिस्टिंग फंड को यूज किया, थोड़ा मेरे पास में एग्जिस्टिंग फंड पड़ा था, इसमें मैंने देखा मेरे पास में एग्जिस्टिंग फंड कितना पड़ा हुआ है, उसको मैंने यूज किया, और बाकी का जो बैलेंस पैसा चाहिए था वो मैं फ्री रिजर्व को यूज करने के बाद में जो मुझे बैलेंस पैसा चाहिए था उसके लिए मैंने क्या कर दिया, नए शेयर्स इश्यू कर दिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है 1 and 2, यानी मैंने अपनी पॉकेट से भी पैसा यूज किया, जो मेरा फ्री रिजर्व का पैसा मेरे बुक्स में है, मेरे बैलेंस शीट के अंदर जो मेरा फ्री रिजर्व का पैसा है उसको भी मैंने यूज किया, और साथ ही साथ में और किसको यूज किया मैंने नए शेयर्स को भी इश्यू किया। समझ में आया आपको ये चीज? चलिए अब अच्छा, जब भी आप उसके बाद में हमने एक और चीज क्या डिस्कस किया था, जब भी आप क्या करते हैं बच्चा, जब भी आप एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व को यूज करते हैं, तो फ्री रिजर्व को यूज करते समय आप क्या करते हैं, जितना पैसा आप फ्री रिजर्व के लिए यूज कर रहे हैं, फ्री रिजर्व का पैसा आप जितना पैसा यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 10 लाख रुपीस, मान लेते हैं कि 10 लाख रुपीस का पेमेंट करना है, 10 लाख रुपीस का पेमेंट करना है, और उसके साथ में 1 लाख रुपए का मुझे प्रीमियम के लिए भी पेमेंट करना है, 10 लाख रुपया कैपिटल के लिए और 1 लाख रुपया प्रीमियम के लिए, तो टोटल मुझे 11 लाख का पे करना है। टोटल मुझे कितना पे करना है, 11 लाख रुपए पे करना है। तो फेस वैल्यू के लिए कितना पे करना है, नॉमिनल वैल्यू के लिए कितना पे करना है, 10 लाख रुपया, प्रीमियम के लिए कितना पे करना है, 1 लाख रुपीस, टोटल हाउ मच, 11 लाख रुपीस। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सारा पैसा मैं कहां से अरेंज कर रहा हूं, मैं सारा पैसा अपने एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व से यूज कर रहा हूं। एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, P&L, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आफ्टर एक्सपायरिंग द स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये सारी चीजें आपका फ्री रिजर्व है। ये अपने सबने नोट किया हुआ है, अपने बुक में नोट किया हुआ है। अभी आपको सिर्फ ये चार्ट नोट करना है, अभी आपको सिर्फ ये चार्ट नोट करना है। तो अगर आप फ्री रिजर्व को यूज करते हुए आप क्या कर रहे हैं, आप कैपिटल का भी पेमेंट कर रहे हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, जितना फेस वैल्यू का पेमेंट आप जितना नॉमिनल वैल्यू का पेमेंट आप फ्री रिजर्व के पैसे को यूज करते हुए कर रहे हैं,
फ्री रिजर्व के पैसे को यूज करते हुए कर रहे हैं, उतने अमाउंट के इक्वल, उतने अमाउंट के इक्वल, उतने अमाउंट के इक्वल आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक रिजर्व फंड बनाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया ना आपको? अच्छा, कहां से पैसा जाएगा, फ्री रिजर्व से पैसा जाएगा, कहां पे पैसा आएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा आएगा। यानी एक बॉक्स से पैसा निकल के दूसरे बॉक्स में चला गया, जिस बॉक्स से निकला उसको आपने डेबिट कर दिया, जिस बॉक्स में आया उसको आपने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बन गई आपकी, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ रहा ना बेटा? चलिए, अच्छा, तो अगर आप सपोज कीजिएगा आपने, अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए किसी भी तरह का कोई भी CRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम कहां से अरेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम कहां से अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये प्रीमियम की बात करता हूं, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, उसमें से पैसा ले सकते हैं, या फिर हम कहां से पैसा ले सकते हैं, जो हमारा फ्री रिजर्व है, जो हमारा फ्री रिजर्व है, उसमें से भी पैसा ले सकते हैं। लेकिन हमारे ICAI के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, हमारे ICAI के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, उन्होंने सब में से पैसा कहां से लिया है, फ्री रिजर्व में से लिया है। कहां से लिया है बेटा, फ्री रिजर्व में से लिया है। तो हम भी फ्री रिजर्व में से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से लेते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन हम भी किस में से ले लेंगे, फ्री रिजर्व में से पैसा ले लेंगे। नो इश्यूज को, नो वरीज अबाउट दिस थिंग। क्लियर? चलिए, तो यहां आपको समझ में आ गया कि अगर पेमेंट हम कहां से करेंगे, अगर हम पेमेंट फ्री रिजर्व को यूज करते हुए करते हैं, अगर हम पेमेंट फ्री रिजर्व के पैसे को यूज करते हुए करते हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। और कितने अमाउंट के इक्विवेलेंट CRR क्रिएट करना पड़ेगा, जितने फेस वैल्यू का रीपेमेंट, जितनी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रीपेमेंट हम फ्री रिजर्व को यूज करते हुए कर रहे हैं, उस अमाउंट के इक्विवेलेंट, उस अमाउंट के इक्विवेलेंट मुझे CRR क्रिएट करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, कि अगर आप इश्यू करते हैं, नए शेयर्स इश्यू करते हैं, नए शेयर्स इश्यू करते हैं, नए शेयर्स इश्यू किया, पैसा आया और पुराने शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो बेटा इसमें क्या आपने एग्जिस्टिंग रिजर्व को यूज किया? क्या नहीं। तो अगर आपने एग्जिस्टिंग रिजर्व को यूज नहीं किया, तो यहां पे CRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू क्रिएशन, नो नीड टू क्रिएट, नो नीड टू क्रिएट CRR, नो नीड टू क्रिएट CRR। आपको CRR क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कॉम्बिनेशन है, आप एग्जिस्टिंग रिजर्व को भी यूज कर रहे हैं, आप एग्जिस्टिंग रिजर्व को भी यूज कर रहे हैं और नए शेयर्स भी इश्यू कर रहे हैं, तो जितनी फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट आप एग्जिस्टिंग रिजर्व यूज कर रहे हैं, उतनी फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट का आपको क्या बनाना पड़ेगा, CRR बनाना पड़ेगा। तो अमाउंट फ्रॉम न्यू इश्यू नो CRR, एंड फॉर बैलेंस नॉमिनल वैल्यू यानी CRR। समझ में आ रहा है? जितना फेस वैल्यू को यूज करते हुए आपने नए शेयर्स इश्यू कर दिए, तो वहां जितना अमाउंट का आपने नए शेयर इश्यू कर दिए, मान लो कि 10 लाख शेयर्स, मान लो 10 लाख शेयर्स जो हैं, 10 लाख के शेयर्स आप क्या करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, और उसमें से आपने क्या किया, उसमें से आपने बेटा 6 लाख के, 6 लाख के आपने क्या किए, न्यू शेयर्स इश्यू किए, 6 लाख के आपने क्या किए, न्यू शेयर्स इश्यू किए, और 4 लाख रुपीस का आपने क्या किया, 4 लाख रुपीस का आपने एग्जिस्टिंग रिजर्व्स यूज किए, 4 लाख रुपीस के आपने क्या किए, एग्जिस्टिंग रिजर्व यूज किए। तो यहां पे क्या होगा, आपको 4 लाख का, यहां पे क्या होगा बेटा, आपको 4 लाख रुपीस का क्या करना पड़ेगा, आपको CRR बनाना पड़ेगा। 4 लाख रुपीस का आपको क्या करना पड़ेगा, CRR बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये बात? तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप थोड़ा सा फोकस रखना, कभी कभी क्या होता है, एक जैसे मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, सपोज कीजिएगा ये बैलेंस शीट है हमारी, सपोज कीजिएगा ये बैलेंस शीट है हमारी।
अब इस बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटीज है, इस बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटीज है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे सपोज कीजिएगा मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 करोड़ का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 5 करोड़ का। और मेरे पास में रिजर्व सरप्लस है। यहां पे अगर मैं रिजर्व सरप्लस की बात करता हूं तो पी एंड एल अकाउंट है मेरे पास में, दिस इज 6 CR का पी एंड एल अकाउंट है। और भी बहुत सारे आइटम होंगे लेकिन मैंने सिर्फ ये 2 आइटम लिखे। और यहां पे मेरे पास में इन्वेस्टमेंट है, यहां पे क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट कितने का है? यहां पे इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं ये इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ का है। और क्या बोला गया? और बोला गया क्वेश्चन में आपको दिया गया कि रिडेम्पशन करना है, वी नीड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल एट पार ही रिडीम करना है एंड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व, ये बोला गया। और उसके बाद में ये बोला गया कि इन्वेस्टमेंट हैव बीन सोल्ड, कि इसको मार्केट में सेल कर दिया गया है, इसको मार्केट में 6.5 CR में क्या कर दिया गया? सेल कर दिया गया। इसको मार्केट में 5.6 CR से 6.5 CR में क्या कर दिया गया? सेल कर दिया गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये जो 6.5 CR में इसने सेल किया है बेटा, अब यहां पे आप तो इसका मतलब ये ना समझे कि इन्वेस्टमेंट का पैसा यूज किया। अरे इसको थोड़ा समझें, इस इन्वेस्टमेंट में किसका पैसा लगा हुआ है? इस इन्वेस्टमेंट में इस P&L का पैसा लगा हुआ है। यार एसेट साइड क्या होती है? एसेट साइड तो ये बताता है पैसा कहां कहां पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, जबकि लायबिलिटी साइड क्या बताता है? पैसा कहां कहां से आया है, पैसा कहां कहां से आया है। दैट्स व्हाई लायबिलिटी साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ फंड, कहां कहां से पैसा आया। और ये है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये क्या है आपका? एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसको बोलते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ फंड। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है ये आपको? अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? नाउ तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बेटा पैसा तो हमारा एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व का जा रहा है, पैसा तो हमारा एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व का जा रहा है। लेकिन वो पैसा हमने कहां पे इन्वेस्ट किया हुआ था रे? वो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो लिक्विडिटी के हिसाब से हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। लिक्विडिटी के हिसाब से हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। चलिए, ये कुछ बातें, ये चार्ट आपको बनाना है बेटा, बकायदा आपको ये चार्ट बनाना है। उसके बाद में अब हम लिखें स्टेप्स। तो फ्रेंड्स अब चेक करते हैं कि कुछ स्टेप्स, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, उसके कुछ स्टेप्स लिखिएगा। स्टेप नंबर 1 लिखिए बेटा, स्टेप नंबर 1। देखिए ये स्टेप भी कह सकते हो इसको, या इसको आप प्रोसेस भी कह सकते हो। स्टेप भी कह सकते हो या इसको आप क्या कह सकते हो? प्रोसेस भी कह सकते हो। नाउ प्रोसेस में क्या है, स्टेप में क्या है? इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा। वी नीड टू चेक वेदर प्रेफरेंस शेयर इज फुल्ली पेड अप और नॉट। आप एक बार चेक करके रख दें, एक बार तसल्ली करके रख दें कि आप प्रेफरेंस शेयर्स, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन द फर्स्ट प्रोसेस आपको क्या चेक करना पड़ेगा? वी नीड टू चेक क्या चेक करना पड़ेगा कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप और नॉट, आपके प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है या नहीं है। वेदर प्रेफरेंस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप और नॉट, फुल्ली पेड अप और नॉट। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है या नहीं है। ये कुछ बातें आप नोट करके रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। एनी एसेट सोल्ड, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विल डिस्कस। वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कोई और एसेट सेल आउट कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट सेल वगैरह कर रहे हैं क्या? फिर उसके ये आपको सबसे पहले ये 2 चीज़ आपको चेक करनी है। फिर सेकंड स्टेप, अगर सेकंड स्टेप कहूँ, सेकंड प्रेफरेंस कहूँ, तो सेकंड स्टेप, सेकंड प्रेफरेंस क्या होता है? दैट हाउ मच, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा हाउ मच। अब हाउ मच क्या? हाउ मच फ्री रिजर्व्स आर अवेलेबल, हाउ मच फ्री रिजर्व्स आर अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन।
कि आपके पास में कितना फ्री रिजर्व्स अवेलेबल है, हाउ मच फ्री रिजर्व्स आर अवेलेबल फॉर द रिडेम्पशन। ये आपको सेकंड चीज़ चेक करना पड़ेगा कि हाँ इतना मेरा फ्री रिजर्व अवेलेबल है या इतना नहीं है, टोटल कितना अवेलेबिलिटी है रिडेम्पशन के लिए, ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा आपको क्या चेक करना पड़ेगा, तीसरा आपको चेक करना पड़ेगा कि फ्री रिजर्व तो पता चल गया, हाउ, अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हाउ मैनी number of shares need, how many new number of shares to be issued, new number of shares to be issued। तीसरे पॉइंट पर आपको चेक करना पड़ेगा कि मुझे कितने शेयर्स, नए शेयर्स इशू करने हैं, हाउ मेनी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नया इशू कितना लेके आना है। सपोज कीजिएगा आपके पास में, सपोज कीजिएगा आप टोटल रिडीम करना चाहते हैं, जो आपका टोटल रिडेम्पशन है, टोटल रिडीम आप करना चाहते हैं, सपोज कीजिए वही मैंने जो बात कही आपसे 10 लाख, और आपके पास फ्री रिजर्व्स जो हैं, फ्री रिजर्व जो अवेलेबल हैं, फ्री रिजर्व जो अवेलेबल हैं वो रिजर्व अवेलेबल है आपके पास में 6 लाख। तो ऐसी कंडीशन में आप मुझे बताओ नए शेयर इशू कितना करेंगे, नए शेयर इशू करेंगे आपका कितना होगा, ये आपका दैट इज़ 4 लाख, दैट इज़ 4 लाख। क्लियर? अच्छा, ये कभी कभी आपको ये क्वेश्चंस में, ये थर्ड जो आपका स्टेप है या थर्ड जो प्रोसेस है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ होगा, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ होगा, तो अपने को ज़्यादा दिक्कत आने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम निकाल लेंगे। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है, सेकंड और थर्ड पॉइंट आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया आपको ये चीज़? अच्छा, फोर्थ करना पड़ेगा आपको अकाउंटिंग एंट्री। फोर्थ क्या करना पड़ेगा आपको? अकाउंटिंग एंट्री। हाँ जी, अब अकाउंटिंग एंट्रीज में भी कौन सी एंट्रीज, क्या क्या एंट्रीज होती हैं, जरा वो भी हम देख लें, कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं जरा हम देख लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री जो हम करेंगे, अगर मैं बात कहूँ कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना चाहते हैं, ये आपने पता कर लिया, तो अब सबसे पहले जो हमें अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी बेटा, वो सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। देखो हमने क्या बोला था, वेदर हमें चेक करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है या नहीं है। अगर वो फुल्ली पेड अप नहीं है तो हमें फर्स्ट एंट्री क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग एंट्री फॉर become preference shares fully paid up। क्या मतलब हो गया? अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी आपको, अकाउंटिंग एंट्री आपको करनी पड़ेगी बेटा शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने के लिए, फॉर बिकम प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप। समझ में आ रही है बात? यानी आपको इट मीन्स क्या हो गया, इसके अंदर क्या हो गया आपको, यू नीड टू मेक ए फाइनल कॉल, यू नीड टू मेक ए फाइनल कॉल। समझ में आ रहा है? आपको एक फाइनल कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, फाइनल कॉल के लिए क्या एंट्री करेंगे आप? फाइनल कॉल के लिए एंट्री क्या करेंगे बताओ? वो तो पता ही है आपको, प्रेफरेंस शेयर्स फुल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स फुल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स फुल एंड फाइनल कॉल। ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो पहले आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद में किसकी एंट्री करनी पड़ेगी आपको, रिसीव की एंट्री करनी पड़ेगी। ड्यू कीजिएगा, रिसीव कीजिएगा, ये आपको एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में आ गया बात? उसके बाद में हमें किसकी एंट्री करनी पड़ेगी? उसके बाद में देखो, अगर इफ़ एनी एसेट सोल्ड, इफ़ एनी एसेट सोल्ड, अगर कोई एसेट सेल आउट करी है, कोई एसेट्स आपने सेल करी है, तो कोई एसेट सेल करी है तो उसको भी आपको एंट्री करना पड़ेगा। उसकी एंट्री क्या करेंगे आप? जैसे आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L अगर प्रॉफिट है तो, और अगर लॉस है तो बैंक अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये आपको एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में आया जी आपको? तो होप यू अंडरस्टूड। तो क्या क्या एंट्री करनी पड़ेगी? पहला फर्स्ट पे देखिए, ये एंट्री ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन मैं एक आपको सीक्वेंस दे रहा हूँ, आपके माइंड में रहेगा कि हाँ भैया हमको ये एंट्री करनी है। समझ में आया जी ये आपको चीज़? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में क्या नेक्स्ट एंट्री हमको करनी पड़ेगी? अब देखिएगा नेक्स्ट एंट्री क्या करना पड़ेगा अपने को। अगर सपोज कीजिएगा नए शेयर्स आपने इशू किए हैं, आपने क्या है, नए शेयर इशू किए हैं, तो एंट्री फॉर न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड, न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड। अब नए शेयर्स जो इश्यू कर रहे हैं
वह नए शेयर्स या तो आपके क्या हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं, या नॉर्मल हो सकते हैं, नॉन प्रीमियम पे हो सकते हैं, एट पार पे हो सकते हैं। तो जैसा भी आपने नए शेयर इशू किए हैं उसकी आप एंट्री कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी आपकी, दैट इज़, अगर मैं बात कहूँ उसके लिए एंट्री जो बनेगी आपकी, क्या बनेगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो। समझ में आ रही सब ये? तो ये एंट्री आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। एंट्री हम पहले कर चुके हैं, आई थिंक एंट्री हम पहले कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद में क्या क्या एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नए शेयर्स हमने इश्यू कर दिए। उसके बाद में अगर हम फ्री रिजर्व्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हम फ्री रिजर्व यूज़ कर रहे हैं तो अपने को एक एंट्री करनी पड़ेगी टू क्रिएट द CRR, टू क्रिएट CRR। CRR का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। समझ में आ रही है बात? ये आपकी एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या होगा, चलिए ये सारी बातें तो हमने कर ली। ये दोनों चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना, ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने, इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या कर लिया, हमने एक तरह से कैपिटल का बंदोबस्त कर लिया। हमने एक तरह से किसका बंदोबस्त कर लिया, कैपिटल का बंदोबस्त कर लिया। या तो हमने क्या किया है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को यूज़ किया फोर्थ स्टेप पे, और या फिर हमने क्या किया, नए शेयर्स इशू किए। तो दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़ कर लिया। दोनों को हमने यहाँ पे यूज़ करके हमारा कैपिटल का अरेंजमेंट हमने कर लिया, कैपिटल को अरेंजमेंट हमने कर लिया। समझ में आ रही है ये चीज़? अच्छा, उसके बाद में अब हमको किसका अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करना है प्रीमियम का। प्रीमियम तो एंट्री किसके लिए करनी पड़ेगी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए। एंट्री किसके लिए करनी पड़ेगी, नेक्स्ट आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए। समझ में आ रही है चीज़? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए क्या एंट्री करेंगे, एक तरह से क्या करेंगे आप उसका मुझे बताइए। ये प्रीमियम क्या है, लायबिलिटी है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बेटा लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। लायबिलिटी किसकी क्रिएट करना पड़ेगा, स्पेशली प्रीमियम की लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। प्रीमियम की लायबिलिटी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए अब मुझे बताइए प्रीमियम का पैसा कहाँ से लेंगे हम लोग लेंगे प्रीमियम का पैसा फ्री रिजर्व से। कहाँ से लेंगे बेटा, फ्री रिजर्व से पैसा लेंगे। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम से भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्री रिजर्व से पैसा लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फ्री रिजर्व। मैं आपको दोनों तरह से क्वेश्चंस करके बता दूंगा, नो वरीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी कर सकते हैं आप, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस रिडेम्पशन, हाँ जी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, ये जो प्रीमियम आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ये आपके लिए क्या है, क्योंकि आपको पे करना है फ्यूचर में, दिस इज़ योर लायबिलिटी, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, ये सारी बातें कर ली हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, और वो सेकंड पे क्या एंट्री करेंगे, सेकंड पे हम एंट्री करेंगे दैट इज़ अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है बेटा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी, अब मुझे बताओ। इसके लिए जो एंट्री होगी वो क्या एंट्री करेंगे, इसके लिए हम एंट्री करेंगे व्हाट, दैट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि अगर अमाउंट हम ड्यू करेंगे, हम पे करेंगे, तो हमारा कैपिटल कम होगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो उसको कम करने के लिए उसको वापस डेबिट करेंगे। जो लायबिलिटी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको भी हम वापस यहाँ पे डेबिट कर देंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी ये दोनों लायबिलिटी जो हमने अलग अलग थी, हमारी बुक्स में अलग अलग क्रिएट की हुई थी, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, दोनों को मिला के जिसको पैसा देना है उसके अकाउंट में हमने लायबिलिटी क्रिएट कर दिया। क्लियर? और उसके बाद में क्या करेंगे हम, नंबर 7 पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट मेड टू किसको, पेमेंट मेड टू भैया, पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। होप यू अंडरस्टूड। पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या करेंगे हम, यहाँ पे पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हम क्या करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल, क्लियर। और इस तरह और भी एक नंबर पे यदि कोई एनी अदर एंट्री में, अभी तो मैं आपको ये बात नहीं बताता, लेकिन बाद में मैं आपको बोलूँगा जब मैंने आपको बोनस शेयर करवा दूंगा। तो बोनस शेयर इशू करते हैं तो उसकी भी एंट्रीज होती है, एनी अदर एंट्री, अगर कुछ और एंट्री होती है तो वो एंट्रीज भी हम यहाँ पे कर लेंगे। क्लियर?
जनरली ये सीक्वेंस रहता है। सबसे पहले अपने को क्या चेक करना होता है, देखिएगा स्टेप या प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि यार ये देखो कि दो चीज़ें चेक कीजिएगा आप। दो चीज़ें क्या चेक करेंगे बेटा, आप यह चेक करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप तो नहीं है। साथ ही साथ में क्या चेक करेंगे अपन लोग, साथ ही साथ में ये भी चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं क्या ये फुल्ली पेड अप और कोई एसेट तो सेल नहीं किया हुआ है, क्योंकि एसेट तो सेल नहीं किया हुआ है। ये 2 पॉइंट चेक करके रख लो। समझ में आ रही बात। अभी उसकी अकाउंटिंग एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे क्या करेंगे अपन, सेकंड प्रोसेस क्या करेंगे अपन कि हमें कितना रिजर्व, एग्जिस्टिंग रिजर्व कितना अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग रिजर्व कितना अवेलेबल है हमारा रिडेम्पशन के लिए। थर्ड पॉइंट में चेक क्या करेंगे अपन लोग कि चेक करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि भैया हाउ मच नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड, कितने नए शेयर्स आपको इश्यू करने हैं वो आप चेक करेंगे। और फोर्थ क्या करेंगे, आप अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। सबसे पहले किसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप में करने के लिए अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री क्या करेंगे आप, अगर कोई सपोज कीजिएगा आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, एसेट्स को सेल किया तो उसकी एंट्री करेंगे। फिर क्या एंट्री करेंगे आप, कोई आप सपोज कीजिएगा कि नए शेयर्स आपने इश्यू किए तो आप उसकी एंट्री करेंगे। फिर कौन सी एंट्री करेंगे आप, दैट इज़ CRR को क्रिएट करने की एंट्री करेंगे आप। उसके बाद में क्या होगा, आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को अरेंज करने की एंट्री करेंगे। फिर आप अमाउंट ड्यू करेंगे और अमाउंट पे करेंगे। और इस तरह से आपका क्या रहेगा, ये एंट्री सिस्टम पूरा हो जाएगा। तो ये एक स्टेप और ये फॉलो करेंगे, ये पूरा एक स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये स्टेप फॉलो करके हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप फॉलो करने के बाद में हमारा एक क्वेश्चन का फ्रेम आउट हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आई साहब आपको ये चीज़। चल अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो अगर ये मैं क्वेश्चंस नंबर अगर मैं पहला ही लेके आता हूँ, देखिए जरूरी नहीं सब में सब चीज़ें हों। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड had 5,008% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by issuing a sufficient number of equity shares of ₹10 each fully paid at par. You are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of companies. अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है। ये पहला पॉइंट क्या होता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाउ मच फ्री रिजर्व्स अवेलेबल, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि फ्री रिजर्व अवेलेबल है ही नहीं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, हाउ मेनी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये अपने को देखना पड़ेगा। तो कुल कितना पैसा चाहिए इसको। अब देखिए ये मैं थर्ड स्टेप यहाँ पे इसके लिए कर रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे थर्ड स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसी को मैं यहाँ पे अगर एक लाइन लगा दें यहाँ पे, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे बताइए टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर्स उसके पास है, कितना अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है भैया। हाँ तो अमाउंट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, अमाउंट रिक्वायर्ड देखिएगा कितने शेयर्स आपके पास में, 5,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं, 5,000 शेयर्स हैं। और एक शेयर्स को कितने पे रिडीम करना है, मल्टीप्लाइड बाय, एक शेयर्स को रिडीम करना है यहाँ पे 100 रुपीज़ पे। तो 5,000 अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर अपन करते हैं तो क्या अमाउंट आता है यहाँ पे, ये देखिएगा अपन यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। क्या अमाउंट आएगा यहाँ पे, दैट इज़ 5 लाख। दैट इज़ कैसा अमाउंट आएगा, ये आपका 5 लाख रुपया आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको 5 लाख रुपया चाहिए। अब जो न्यू शेयर्स आप इश्यू कर रहे हैं, उस न्यू शेयर्स का मुझे बताइए फेस वैल्यू क्या है। तो न्यू शेयर्स फेस वैल्यू क्या रहेगा आपका, न्यू शेयर्स जो फेस वैल्यू है, न्यू शेयर फेस वैल्यू इज़ कितना है यहाँ पे, न्यू शेयर फेस वैल्यू कितना है बेटा, 10 रुपया है ना, 10 रुपया न्यू। तो देखिए न्यू शेयर फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज़। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितना होगा मुझे बताओ, टोटल कितना पैसा चाहिए, 5 लाख, और 5 लाख रुपया चाहिए आपको। समझ में आ रही है। और एक का फेस वैल्यू कितना, 10। तो कितना नंबर ऑफ शेयर इश्यू करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड, वो कितना करना पड़ेगा आपको, दैट इज 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 50,000। वो कितना, सॉरी दैट इज़, हाँ 50,000। कितना आ जाएगा ये आपका, ये 50,000 वैल्यू आ जाएगी। यानी नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितने इश्यू करने पड़ेंगे, 50,000। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, हमको इतना ही करना पड़ेगा। समझ में आया जी आपको ये। चलिए
इस क्वेश्चन के लिए हमको इतना करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अकाउंटिंग एंट्रीज है। अकाउंटिंग एंट्री में देखिएगा फर्स्ट एंट्री करने की ज़रूरत है क्या, पार्टली कुछ है नहीं यहाँ पे। उसके बाद में कोई एसेट सेल आउट किया नहीं है, क्या नए शेयर आपने इशू किए क्या, यस आपने नए शेयर इशू किए हैं। तो नए शेयर इशू किए हैं तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, नए शेयर की एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और वो कितने रुपए से एंट्री हो जाएगी आपकी, ये 5 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा, ये 5 लाख रुपए से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। नरेशन क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा 50,000 being 50,000 equity shares to be issued at the rate 10 per share, at the rate 10 per share। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया जी ये सब आपको। चलिए उसके बाद में क्या किया हमने, टू क्रिएट द सीआरआर। क्या सीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता है क्या, नहीं भैया। सीआरआर क्रिएट कब करते हैं, जब सीआरआर क्रिएट तब करते हैं जब सीआरआर क्रिएट कब करते हैं, जब हमको क्या, हम जो पैसा यूज़ करते हैं, कौन सा पैसा यूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व का पैसा यूज़ करते हैं, तो ये करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है क्या यहाँ पे, नहीं साहब, ये भी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आइए बात करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर, ये आप लिख सकते हैं 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने से, 5 लाख रुपीज़ से। और उसके बाद में पेमेंट मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या एंट्री करनी पड़ेगी आपको, पेमेंट करने की एंट्री कीजिएगा। और पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी बेटा, दैट इज कॉल्ड बैंक अकाउंट डेबिट। सही है ना, क्या, हाँ सही है यार, उल्टी एंट्री बोल रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इस तरह से आपको ये एंट्रीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्लियर, इस तरह से आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी। ये देखिएगा ऊपर एंट्रीज हैं आपके पास में, ये एंट्रीज यहाँ पे आपको दिया हुआ है। कुल मिला के 3 एंट्रीज हैं आपको, जो 3 एंट्री करनी है। नए शेयर्स की आप 2 एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप चाहें तो एक डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। ये देखिएगा ये एंट्री यहाँ पे की हुई है आपके, और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो ये सेकंड एंट्री ये करी हुई है, दैट इज़ सेकंड एंट्री क्या की है इन्होंने, अमाउंट ड्यू किया है, और ये अमाउंट ड्यू की एंट्री है आपकी, ये नए शेयर्स इशू की एंट्री है आपकी, और ये अमाउंट पे की एंट्री है आपकी। समझ में आ गया, ओके। चलिए इस तरह से आप ये काम कीजिएगा। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, नोट्स दिए हुए हैं आपको मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2, ओ माय गॉड सच ए स्मॉल, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सी लिमिटेड हैड 10% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share as fully paid up. You are required to pass necessary journal entries. यहाँ पे ध्यान रहे, आप शेयर्स इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, लेकिन जब नए शेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो नए शेयर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो वो नए नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको फेस वैल्यू ही लेना है। क्या लेना है बेटा, फेस वैल्यू ही लेना है। नॉर्मल है आप आराम से कर सकते हैं, नॉर्मल है आप आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ आपको, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हो सकता है आपके नोट्स अगर हैं आपके पास में तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जी इंडिया लिमिटेड had 9,010% redeemable preference shares of ₹10 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares. बहुत सिंपल है, 3 एंट्री सब में करनी है। आप ये क्वेश्चंस कीजिएगा बेटा, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये दोनों क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, ये दोनों क्वेश्चन ही आपके लिए क्या है, होमवर्क हैं। ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क है। इस तरह रिडेम्पशन का नेक्स्ट क्लास में आगे वाले क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा, थोड़े लंबे क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा। ओके, चलिए टेक केयर, थैंक यू।